हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले टॉपिक्स में हमने क्या पढ़ा था? मेटल्स और नॉन मेटल्स, इन दोनों की प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंस क्या क्या है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं और रिएक्ट करने से पहले या क्या करेंगे, वो आयंस बनाते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी हैं जो विदाउट आयंस यानी शेयरिंग के थ्रू आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, और साथ में कुछ गैसेस ऐसी हैं जो रिएक्ट करती ही नहीं है। तो इन सब और आयंस कैसे बनते हैं, इन सब की स्टडी आज की वीडियो में हम करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। देखो, इसमें सबसे पहले हमें क्या समझना है, कुछ चीजें समझनी होंगी हमें सबसे पहले। तो क्या है कि व्हेन metal react with non-metal, they form ionic compound. क्लियर? अब सेकंड पॉइंट पे ध्यान दो कि व्हेन नॉन मैटर रिएक्ट विद अदर नॉन मैटर टू फॉर्म, टू नहीं दे लगाइए आप, दे फॉर्म covalent compound। दोनों बातें क्लियर हुई? मेटल जब नॉन मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो कौन सा बॉन्ड बना रहा है? आयोनिक कंपाउंड बना रहा है ना। सेकंड बात मैं क्या कह रही हूं कि अगर नॉन मेटल से ही रिएक्ट कर रहा है तो कौन सा कंपाउंड बनता है? कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर जो बात आ रही है कि केमिकल जो बॉन्डिंग होती है ना, केमिकल बॉन्ड जो बनता है वो बनता किस टाइप से है, यानी उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं या क्या पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट या कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। हमने देखा कि आयोनिक कंपाउंड कब बनते हैं? जब मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल से। और दूसरी बात हमने देखी कोवेलेंट कंपाउंड कब बनता है? जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल से। लेकिन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद अदर मेटल, यानी मेटल से रिएक्ट नहीं करता है। इस चीज को ध्यान रखना। अब दूसरी बात यह है कि जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, वो जो कंबाइन होते हैं तो उनमें ऐसी क्या चीज डेवलप होती है जो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यानी होल्ड करके रखते हैं अपने आप को। तो वो क्या है, वो देखिए आप। जब मतलब रिएक्ट करेंगे, जो भी कोई एटम्स के एलिमेंट से जब वो रिएक्ट करेंगे तो उनमें एक फोर्स डेवलप होता है जो उसको क्या करते हैं, आपस में होल्ड करके रखते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? व्हेन atoms of the element combine to form molecules। अब ये जो मॉलिक्यूल्स बने, इनमें क्या लग रहा है? फोर्स। अ फोर्स ऑफ attraction is developed between the atom which holds from together। जब एटम्स के जो एलिमेंट्स होते हैं कंबाइन होते हैं तो उनमें क्या चीज डेवलप होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनके जो एटम्स हैं, वो आपस में क्या रखते हैं? उनको होल्ड कर रखते हैं।
है ना, इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं और क्या बन जाता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। अब हम यह बात कर सकते हैं केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है, डिफाइन कैसे कर सकते हैं हम केमिकल बॉन्ड को, या क्या होती है उसकी डेफिनेशन। तो केमिकल बॉन्ड यानी कैसे केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो द फोर्स which links the atoms in a molecules is called a chemical bond। क्लियर हुई बात कि केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, जब फोर्स लग रहा है किसी और वो लिंक करता है मॉलिक्यूल्स को, है ना, एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स, तो क्या कहलाएगा, वो केमिकल बॉन्ड कहलाता है। समझ आया डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, है ना, वो क्यों नहीं करते हैं। तो देखो उसमें एक चीज आती है, एक चीज आप समझिए, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस होती क्या है, तो हम नोबल गैसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि नोबल गैसेस होती क्या है। नोबल गैसेस आर केमिकली अनरिएक्टिव। वी मस्ट conclude that the electron arrangements in their atoms are very stable, which do not allow the outermost electrons to take part in chemical रिएक्शंस। यहां पर तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी बच्चों कि नोबल गैसेस आर केमिकली अनरिएक्टिव। देखो रिएक्टिव तो यानी रिएक्ट करने वाला, अनरिएक्टिव मतलब जो रिएक्ट नहीं करता। तो वी मस्ट कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रॉन्स अरेंजमेंट इन देयर एटम्स आर वेरी स्टेबल। क्या मीनिंग हुआ कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि वो अपने एटम्स में पूरी तरह से स्टेबल होते हैं, उन्हें जरूरत नहीं होती दूसरों से रिएक्शन करने की या रिएक्ट करने की। तो विच डू नॉट अलाउ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट, इसलिए उनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, बिकॉज वो ऑलरेडी पहले से क्या है, स्टेबल है। बात समझ आई। अब इसको हम ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो 18 ग्रुप है, उस 18 ग्रुप में समझना बात को क्लियर कि जो हमारा 18 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, उसमें जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी क्या है, नोबल गैसेस है। समझ आया। और वो नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं हम, है ना। सबसे पहले हीलियम, नाम ध्यान रखना, मैं सिंबल्स लिख रही हूं, इनके नाम क्या क्या है वो आप देखें। हीलियम, उसके बाद क्या है नियॉन, उसके बाद आता है आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और नेक्स्ट है रेंडन। अब आपको मोस्टली कितने याद रखने, सिर्फ यहां तक याद रखो आप, इतने ही आपके 10th क्लास के लिए काफी है ना। अब हम एक चीज और देखेंगे कि जो इनका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना है। ये सारी नोबल गैसेस है ना, अब इनका एटॉमिक नंबर कितना है।
यानी ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखी हुई है। तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 2 है। नियॉन का कितना है, 10 है। इसका कितना है, नियॉन का 10 हो गया, हीलियम का 2 हो गया। ऑर्गन का कितना आता है, ऑर्गन है 18 पर, और जो क्रिप्टॉन है वो कितना है, 36 पर। अब ये तो हो गया इनका एटॉमिक नंबर, है ना। अब नेक्स्ट इनका आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 9th क्लास में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली पढ़ा हुआ है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, देखो हीलियम है तो 2 का 2 ही रहेगा, है ना। अगर नियॉन आ जाता है तो 2 and 10 हो जाता है इसका, सॉरी 10 नहीं 8। और ऑर्गन अगर है तो कितना होगा, 2 8 10, और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, 8। लेकिन अगर 36 है तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 8 18 और 8। अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि जितने भी आउटरमोस्ट शेल हैं, ये इसका आउटरमोस्ट, देखो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इनके जो वो है इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इनके ऑर्बिट को, इसको के से। जो हमारा सबसे इनर वाला जो शेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, के कहते हैं। उसके बाद ये के होगा, ये एल होगा, फिर ये के होगा, ये एल और ये एम, समझ आया। ये के एल एम और ये एन, इनसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ आया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हमें के एल और एम भी रिप्रेजेंट करने होते हैं। तो नोबल गैसेस जो मैंने अभी बताया था आपको कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप में ये सारी जितनी भी हैं ये नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस यानी जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करता, अनरिएक्टिव होते हैं। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, ये सारे एलिमेंट जो हैं नोबल गैसेस हैं। और जो इनका कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी तुम्हें बताया कि इनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 10th क्लास में। जरूरत किसकी है, इसकी मेनली क्रिप्टॉन की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, ऑर्गन, नियॉन और हीलियम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब आपने देखा कि इसके आउटरमोस्ट शेल में सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 2 है। जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, वो स्टेबिलिटी सब एक ही एलिमेंट है जिसमें आपको 2 मिलेगा, बाकी सबके 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इन्हें क्या करना पड़ता है, अपने स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने पड़ते हैं, है ना। और इनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करेगा, ये भी पहले से स्टेबल है। इसलिए ये कोई भी नोबल गैसेस जो होती हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, या इन्हें इनर्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब यहां पर जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट मतलब जो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने की क्षमता है, वो किसमें, सिर्फ ओनली नोबल गैसेस में। समझ आ रही मेरी बात, क्लियर हो गई कि सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है हीलियम जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के से स्टेबल रहता है, बाकी सबकी स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन से ही रहती है। समझ आई कि और इसके बाद ये अपना क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, यानी जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में वो क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जिनके कारण ये क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी कंप्लीट करके दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन को नहीं करता है या अनरिएक्टिव हो जाता है। समझ आया। अब जो 2 रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनको हम क्या कहते हैं, है ना, जिनके पास 2 या जैसे हीलियम है तो वो क्या आता है, डुप्लेट। यानी के शेल में जिनके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रही हूं, है ना, इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल कौन सी होती है, के। ध्यान रखना आउटर मोस्ट को हम क्या कहते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आउटर मोस्ट शेल के इज नॉन एज डुप्लेट, है ना। और ये डुप्लेट क्या है, डुप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा वाला एलिमेंट है, ये है हीलियम। क्लियर हुई बात। यानी डुप्लेट क्यों कहा गया, बिकॉज इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, डुप्लेट कहा गया है। तो फिर ऑक्टेट को क्या कहा जाएगा, ऑक्टेट किसे कहेंगे वो भी हम देख लेते हैं, है ना। तो यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना।
तो क्या लिखेंगे, टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रही हूं, इन द आउटर मोस्ट शेल of an atom is known as octet of electron। जिसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो क्या कहलाता है, ऑक्टेट कहलाता है, उसे ऑक्टेट के नाम से जानते हैं। और वो स्टेबल होता है, इसलिए वो दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करता और इसलिए ही उसे अनरिएक्टिव या नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि 18 ग्रुप के एलिमेंट्स क्यों रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमारा टॉपिक आता है कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या कारण है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, है ना, या केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं। इससे पहले अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने बोला था कि हर एलिमेंट्स अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है ना, अपने आप को मोर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्टेबल करना चाहता है। और यही कारण है कि उनमें क्या हो जाता है, केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि जो एटम्स होते हैं, है ना, द atoms combine with one another to achieve the inert gas electron arrangement and become more stable। समझ आया कि केमिकल बॉन्डिंग का कारण क्या है? उनका कारण ये कि वो क्या होना चाहते हैं, मोर स्टेबल होना चाहते हैं। यानी जो एटम्स हैं वो जो कंबाइन होते हैं दूसरे एटम से तो अचीव करते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस यानी नोबल गैस। और नोबल गैस का मीनिंग क्या, कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो वो क्या हो जाते हैं, मोर स्टेबल हो जाते हैं। और इस स्टेबिलिटी के कारण ही जो एलिमेंट्स हैं आपस में बॉन्डिंग करते हैं। अब बॉन्डिंग करने के लिए उनके पास 3 रीजन होते हैं, है ना, कि किस तरह से वो इनर्ट गैस को अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए कितने रीजन होते हैं, 3 रीजन्स। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जो वो अपने आप में स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहते हैं या ऑब्टेन करना चाहते हैं, उसके लिए उनके पास 3 वेज हैं। यानी एन एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस। जब एटम अपने आप को अचीव करता है इनर्ट गैस के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट क्या हो सकता है, बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। समझ आया कि वो क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक या एक से ज्यादा क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। समझ आया कि क्या कर सकते हैं, वो गेन कर सकते हैं। देखो, लूज करना यानी किसी को दे देना, गेन करना यानी किसी से ले लेना। तो गेनिंग भी कर सकते हैं, उसके थ्रू भी इनके स्टेबिलिटी को कंप्लीट किया जा सकता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन किए जा सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, बाय शेयरिंग। मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसे भी होते हैं एलिमेंट जो गेन नहीं करते, लूज नहीं करते, तो क्या करते हैं, फिर शेयरिंग कर लेते हैं। यानी कि आपस में मिल जाते हैं और एक क्या कर लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, है ना। तो बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, ये 3 तरीकों से क्या किया जा सकता है, कोई भी एटम जो होता है अपने आप को अचीव कर लेता है इनर्ट गैस में कन्वर्ट करने के लिए। मेरी बात समझ आ गई। और इस तरह से
केमिकल रिएक्शंस या केमिकल बॉन्डिंग होती है। जो भी रिएक्शंस होती हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स के बिटवीन, तो ये नेसेसरी है कि जो आयंस, मतलब जब भी कभी मेटल से नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये कंपलसरी है, नेसेसरी है कि वो क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। तो हम अब यहाँ पर क्या देखेंगे, आयंस कैसे बनते हैं। मैंने कहा भी कि आयंस को देखते हैं, क्योंकि जब भी केमिकल बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर भी मैंने यही बोला ना कि या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाएगा या इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा, और दोनों ही कंडीशन में क्या बनते हैं, आयंस बनते हैं। तो आयंस हैं क्या, आयंस है एन एटम इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम। आयन क्या है, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, आयंस कह रहे हैं। क्लियर। अब आयंस जो बनते हैं, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, जानते हैं आप लोग आयंस को, है ना, ये है। लेकिन ये बनते कैसे हैं, ये भी तो एक कंडीशन है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आयंस जो बनते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कि या तो इलेक्ट्रॉन्स को दिया जाए या इलेक्ट्रॉन्स को लिया जाए। जैसे यहाँ पर मैंने प्लस साइन लगाया, एक आयन ये भी है नेगेटिव आयन, है ना, तो या तो वो क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स को ले या इलेक्ट्रॉन्स को दें। तो फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एन आयन, फॉर्मेशन की डेफिनेशन है कि आयन बनते कैसे हैं। तो एन आयन इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन, यानी दोनों कंडीशन होनी चाहिए, लॉस भी या गेन भी। ऑफ किसका होगा, ये इलेक्ट्रॉन का, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। समझ आया। सो इट कंटेन एन अनइक्वल नंबर of electron and proton। समझ आया कि जो आयंस फॉर्म हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, या तो लॉस किया जाए या गेन किया जाए, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, बाय एन एटम, एटम्स के थ्रू। सो इट कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, दोनों ही हो सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। तो आयंस मोस्टली कितने होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अगर हम आयंस को देखें तो कितने होंगे, 2। कौन कौन से, या तो पॉजिटिव और दूसरे कौन से होंगे, नेगेटिव, है ना। ये आपने पढ़ा हुआ है वैसे तो, कि क्या होते हैं आयंस और कितने होते हैं। तो एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन, दोनों को आप जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव। अब सबसे बड़ी बात जो चीज मैं बताने जा रही हूँ वो क्या है, पॉजिटिव आयन बनते कैसे और नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो हम देखें पॉजिटिव आयन को हम और दूसरे नाम से किससे जानते हैं। तो जो पॉजिटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन इज नॉन एज कैटायन, यानी इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं, कैटायन के नाम से भी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो क्या, सोडियम अभी हमने देखा भी था, मैग्नीशियम, ये हमारे क्या है, कैटायन है। अब नेगेटिव आयन क्या है, तो उसका अपोजिट कर दीजिए आप, है ना। जो नेगेटिव चार्ज आयन होंगे वो क्या होंगे, एनायन होंगे। नेगेटिव चार्ज्ड आयन is known as anion। एग्जाम्पल लिख लीजिए, Cl माइनस हो गया, है ना। तो ये इसके क्या है, एग्जाम्पल हो गए। ऑक्सीजन का ले लीजिए, Cl माइनस होता है, ऑक्सीजन -2 होता है। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। अब ये दोनों को हम देखते हैं कि बनते कैसे, फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो सबसे पहले मैं पॉजिटिव आयन के नीचे ही इसका फॉर्मेशन लिख रही हूँ कैसे बनता है।
एग्जाम्पल के रूप में हम क्या लेंगे, सबसे पहले सोडियम ले लेते हैं। सोडियम क्या है, एक मेटल है ना। अब इसने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। क्यों किया लूज, ये भी समझो। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। ये मैंने वैसे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2, 8 और 1, 8 और 2 10 और 1 क्या हो गया, 11। तो 2, 8, 11 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी मैंने आपसे कहा था कि ये अपने जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करेगा, बिकॉज इसको क्या चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है। यानी ये इनर्ट गैस में कन्वर्ट होना चाहता है, और इनर गैस यानी इस हिस्से में कन्वर्ट होना चाहता है जो कि नियॉन के इक्वल होता है। नियॉन का 10 नंबर है ना। तो क्या करेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देगा। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और लूज करते ही ये कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव आयन में, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 और 8। अब आप इसको सोडियम नहीं कहेंगे, अब इसे आप कहेंगे सोडियम आयन। समझ आई बात, कैसे बनता है कैटायन, सेम एज इट इज। अब हम बात करेंगे एनायन की, कि एनायन कैसे बनता है। देखिए एनायन में भी सेम, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर क्लोरीन का एग्जाम्पल, समझ रहे हो। यहाँ हमने लिया क्लोरीन का एग्जाम्पल। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 17 होता है ना। तो 17 अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक इसका एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2, 8 और 7। अब देखो इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन, अब ये 7 तो बाहर नहीं निकाल सकता, इतनी एनर्जी इसके पास नहीं होती कि अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, रिमूव कर सके, यानी लूज कर सके। तो क्या करेगा, सीधे सिंपल सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अब जब इसी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो गेन करने के बाद क्या करेगा, ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2, 8, 8 में, और चार्ज कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए पॉजिटिव -1 मतलब 1 है। 1 को हम लिखते नहीं मोस्टली, तो इसलिए ये अंडरस्टूड है कि ये 1 है। समझ आया कि नेगेटिव आयन कैसे बनता है और पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन यानी कैटायन। कैसे हम पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे तो अभी हमने एग्जांपल में सोडियम आयन को देख लेते हैं, लेकिन दोबारा हम सोडियम आयन का फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे फॉर्मेशन होता है पॉजिटिव आयन, है ना। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने, 1, और आउटर मोस्ट शेल के क्या है, K, L और M। देखो यहाँ पर आपको अगर एक्सप्लेन करना है, अगर उसे आपको क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्लेन के लिए कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, या सोडियम आयन का एग्जांपल के रूप में दिया गया है कि कैसे सोडियम से कन्वर्ट होता है सोडियम आयन, तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोडियम लिखेंगे। सोडियम यहाँ पर एलिमेंट है, नॉट अ आयन। तो इसने क्या किया है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ है, सोडियम पॉजिटिव, यानी एक यूनिट चार्ज इस पे चढ़ा हुआ है, यानी पॉजिटिव। तो यहाँ जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक सोडियम आयन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11। तो आप क्या लिखेंगे, 2, 8 और 1, यानी K, L और M। अब यहाँ इसका कितना हो जाएगा, 2, 8, यानी इसने किसके नियरेस्ट कन्वर्ट हुआ है, ये इनर्ट गैस में। तो ये नियरेस्ट किसके नियरेस्ट कन्वर्ट हुआ है, नियॉन गैस की। ध्यान रखना, ये नियरेस्ट नियॉन गैस के कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि नियॉन का जो होता है एटॉमिक नंबर वो 10 होता है, क्लियर। तो ये हो जाएगा 2, 8, यानी K और L, तब इसमें पॉजिटिव चार्ज चढ़ा। इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ध्यान हो आपको। तो ये भी एक होता है कि यहाँ पर इसकी ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सबसे पहले में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। न्यूक्लियस के बाद जो ऑर्बिट होता है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं शेल, है ना। और ये क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन। इसने जो हमारा इसकी किसकी बात कर रहे हैं, हम सोडियम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सोडियम जो है उसके पास 11 है, इसलिए 2 और 8 और लास्ट वाले में हो गया 1।
हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन का लूजिंग होगा या गेनिंग होगा वो आउटर मोस्ट शेल से ही होगा, दैट इज आउटर मोस्ट शेल। ये आपका K है, ये आपका L है और ये आपका M है। मेरी बात क्लियर हो रही है ना। अब इसने क्या किया है, अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन मतलब लूज कर दिया, हटा दिया है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, देखिए ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये हो गया 2 और ये हो गया, ये छोटा बन गया, थोड़ा सा बड़ा सा बना लेते हैं सी के एक पर, है ना। तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और फिर उसके बाद ये कितने हो जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो कन्वर्ट किस में हुआ, ये था 2 8 1 में और ये कितना हो जाएगा 2 और 8 में, KL और ये होता है KL और M। समझ आया कि कैसे आपको पूरी तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब आपका जो ये बना वो क्या बना, सोडियम आयन, यानी इस पर कितना चार्ज है, 1 यूनिट चार्ज है ना, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इसको लिखने का तरीका क्या है, Na+। क्लियर। यहाँ पर 1 मोर प्रोटोन देन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो सोडियम आयन जो होगा हैज 1 यूनिट चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। अगर हम इसी तरीके से K शेल की बात करें, यहाँ पर सोडियम की बात हो गई है, अगर हम K की बात करें, K फॉर पोटेशियम, तो पोटेशियम में किस तरह से होगा ये भी देख लेते हैं कि पोटेशियम भी एक एलिमेंट है और पोटेशियम में भी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, लूज होंगे। तो देखो K जो होगा, पोटेशियम जो होगा, उसका सबसे पहली बात तो आपको ये कि आपको एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे, है ना। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, तभी आप इसको क्या कर पाएंगे, फॉर्मेशन कर पाएंगे। नहीं तो आप कैसे करेंगे बताइए। तो इसका होता है 19, तो पोटेशियम का 19 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8 8 और 1। देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को अगेन लूज करेगा और लूज कर कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम आयन में, यानी K+ में। एक 1 यूनिट चार्ज चलेगा इस पे भी और यहाँ कितना हो जाएगा 2 8 और 8 में। इसमें किसके नियरेस्ट इनर गैस आया है ये, तो 8 और 2 10 18 किसका होता है, ऑर्गन का। तो ये किसके नियरेस्ट गया है, ऑर्गन के नियरेस्ट गया है। इसके जो ऑर्बिट के नाम होते हैं वो कितना हुआ, KL M और N, यहाँ कितना हो जाएगा KL और M। समझ आया। अगर इसकी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, फिर ये आपका इनर हो गया यानी K वाला हो गया, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाहर वाले में भी आपके पास क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा इक्वलिटी रखना, ये नहीं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही भर दिए उधर कुछ खाली पड़ा हुआ है, नहीं, आपको इक्वली रखना होता है ना। और सबसे लास्ट में कितना आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। समझ आया। तो यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 2 8 8 में, यानी ये इसका न्यूक्लियस, फिर यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर इसके इसमें भी कितने हो जाएंगे, 8 3 4 5 6 7 8, है ना। ये कितना हो जाएगा इसका 2 8 8 1, ये कितना होगा 2 8 8 और ये था इसका पोटेशियम, ये क्या बन गया, पोटेशियम आयन। क्लियर हुआ कि पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं। देखो अभी हमने 1 यूनिट चार्ज, है ना, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करी, ये हमारा एग्जाम्पल था और इसमें हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, सोडियम का और पोटेशियम का। अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। समझ आया। और इसमें क्या आ जाएगा आपका मैग्नीशियम। अब हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। तो हमने अगर मैग्नीशियम की बात कर रही है तो सबसे पहले फिर अगेन वही बात आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो एटॉमिक नंबर के रूप में आपने लिया मैग्नीशियम, है ना। अब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो क्या है, मैग्नीशियम, फॉर्मेशन ऑफ किसका, फॉर्मेशन ऑफ ए मैग्नीशियम आयन, यानी मैग्नीशियम आयन कैसे बनता है।
समझ आया? इसका टॉपिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। अब मैग्नीशियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है? 12। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मैग्नीशियम की रिएक्शन के रूप में हम लिखते हैं ना, तो कितना हो जाएगा? 2 8 2। देखो 8 और 10 और 2 12 हो गया इसका। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन वो करें निकाले हैं, लूज किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अब चूंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा अब वो यूनिट चार्ज नहीं होगा, अब इसके पास कितना चार्ज होगा? 2 यूनिट चार्ज होगा। तो हम क्या लिखेंगे? mg और कितना होगा? 2+, क्योंकि 2 है, और यहाँ कितना लिख देंगे? 2 8। ये k है, ये l है और ये m है। ये क्या हो जाएगा? k और l। समझ आया कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैग्नीशियम का आयन का है वो एज इट इज ही किसके नियरेस्ट गैस के पास जा रहा है? नियॉन के पास। बिकॉज बार बार मैं बताती जा रही हूँ 8 और 10 नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब 8 और 2 इसका हो जाता है तो ये किसके नियरेस्ट पहुंच जाता है? नियॉन के नियरेस्ट पहुंच जाता है। समझ आए? तो सिंस अ मैग्नीशियम आयन हैज कितने प्रोटॉन थे इसके पास? हैज 2 प्रोटॉन्स मोर देन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? सो कितने चार्ज चढ़ा इस पे? इसीलिए 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे हो गया है। समझ आया कैसे इसका वो बनता है, फॉर्मेशन होता है पॉजिटिव आयन का? मैग्नीशियम 2 क्यों कहलाता है, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम होता है 13। तो 13 अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम अगेन कितने इलेक्ट्रॉन वो करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन करेगा। और तो जब 3 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर रहा है तो इसके पास जो बनेगा वो कितना बन जाएगा? आयन 3, यानी 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा। और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2 8 3 है ना, तो लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। तो 2 8 3 यानी K L और M शेल में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब ये इसको लूज कर देता है 3 इलेक्ट्रॉन को तो बन जाता है 2 8, यानी ये भी किसके नियरेस्ट चला जाता है? नियॉन के नियरेस्ट चल जाता है। और इसके पास भी K और L रह जाते हैं और क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम 3 यूनिट चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। तो क्या एल्यूमिनियम का जो फॉर्मेशन पॉजिटिव आयन है वो कितना है? 3+। मैग्नीशियम का कितना है? 2+। और सोडियम का कितना है? प्लस ओनली, क्योंकि उस पर ओनली 1 यूनिट चार्ज। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट यानी कैसे हम किसी भी डॉट, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब डॉट ही है ना, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू। ये तो आप जान गए कि ओनली द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि जितने भी आउटर मोस्ट शेल हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। लेकिन जो सुनना आउटर मोस्ट शेल मैंने बात करी है, तो जैसे अभी मैंने सोडियम की बात करी थी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर कितने होते हैं? ये 2 हो गए, न्यूक्लियस के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, और आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ही तो पार्टिसिपेट कर रहा है। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसका पार्टिसिपेट करता है तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? सुनना बात को, 2 8 और 1। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ आया? ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या कहलाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हमें सोडियम को रिप्रेजेंट करना होगा डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू तो हमें सिर्फ 1 डॉट ऐसे लगानी होगी। अगर हम मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपने भी देखा था कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 8 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए इसको हम किससे को रिप्रेजेंट करेंगे? 2 से। समझ रहे हैं मेरी बात? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 2 से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम, अब आपको ये भी पता है कि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 8 और 3। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो नेचुरली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और इनको इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है, तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ऐसे नहीं कि इधर उधर आप कहीं भी कुछ भी लिख दें। समझ आए? इस तरह से आपको डॉट स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे आपको किस तरह से लिखना होता है।
अगर मैं के की बात करूं, मान लें के है, तो के भी आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, है ना। तो इसको के को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 डॉट से। क्लियर, कैसे करना है, ओके। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स है वो डॉट के थ्रू एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, है ना। और ध्यान रखना कि जो आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसी से हम डॉट को डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, मेरी बात क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक समझ आया होगा पूरी तरह से, ओके।